Hello everyone, my name is Sakshi and in this video we will be talking about literary terms. As you all know that literary terms बहुत ही important है इंग्लिश लिटरेचर के किसी भी एग्जाम के लिए, फिर वो चाहे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो या फिर चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमें लिटरेरी टर्म्स के ऊपर देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ मेजर लिटरेरी टर्म्स को कवर करेंगे और आने वाले वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा टर्म्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। This is a little bit about me. My name is Sakshi and I have done my masters in English literature and I have qualified Assam SLET and NET JRF. So the first term we have is allegory. Now, allegory is a literary work in which nearly all of the characters, events, settings, and other literal elements of the story have a second symbolic meaning. तो जब भी किसी भी वर्क में हमारे पास कोई भी एक स्टोरी के थ्रू कोई सिंबॉलिक मीनिंग देने की कोशिश की गई होती है या कोई भी हिडन मीनिंग हमें दिया होता है जो हमें इंटरप्रेट करना होता है या हमें वो हिडन मीनिंग ढूंढना होता है, तो वो एलिगरी होती है। एलिगरी जो होती है वो मॉरल लेसन देती है और ये पॉलिटिकल भी हो सकती है और इसके कुछ टाइप्स होते हैं, मॉरल एलिगरी, पॉलिटिकल एलिगरी, सटायरिकल एलिगरी। तो मॉरल एलिगरी का अगर हम एग्जांपल देखें तो जॉन बनियन का पिलग्रिम्स प्रोग्रेस एक वर्क है। इसमें बाइबल की स्टोरी के थ्रू एक मॉरल लेसन देने की कोशिश की गई है, तो ये मॉरल एलिगरी का एग्जाम्पल है। और पॉलिटिकल एलिगरी का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म है। इसमें रशियन रेवोल्यूशन को दिखाया गया है एक सिंपल स्टोरी के थ्रू, तो ये पॉलिटिकल एलिगरी का एग्जाम्पल हो गया। आई होप इट इज क्लियर। Next term we have is allusion. Allusion is a passing reference or indirect reference to something which is outside the text. तो जब भी किसी भी वर्क में हमें कोई रेफरेंस देखने को मिलता है जो कि उस टेक्स्ट के बाहर का हो, जैसे कोई भी फेमस पर्सनालिटी का रेफरेंस देखने को मिल सकता है या किसी भी प्लेस का या किसी स्टोरी का रेफरेंस हमें देखने को मिलता है, तो वो एल्यूजन होता है। Usually a person, place, thing or idea that is generally familiar to the intended audience. So audience से familiar होती है, उससे audience को ये पता होता है कि वो reference कहाँ से लिया गया है। और allusions often refer to historical events or people, other works of literature, mythology और popular culture. तो reference कहीं से भी हो सकता है, कोई भी work किसी भी literature के कोई work से हो सकता है, mythology से हो सकता है या popular culture से हो सकता है। तो allusion का अगर example देखें तो The Wasteland बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है एल्यूजन का। इसमें बहुत सारे रेफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। ये टी एस एलियट ने लिखा है। इसकी फर्स्ट लाइन है जैसे अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। ये फर्स्ट लाइन जो है वो चौसर के कैंटरबरी टेल्स से ली गई है। कैंटरबरी टेल्स की ये फर्स्ट लाइन है और यहाँ पे एलियट ने इसे सटायरिकली यूज किया है, आयरनिकली यूज किया है यहाँ पे। तो ये एल्यूजन का बेस्ट एग्जाम्पल है। आई होप एल्यूजन आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट टर्म है एनाक्रोनिज्म. Anachronism, an historically inaccurate detail in a literary work included by the author either unintentionally or deliberately. तो होता क्या है एनाक्रोनिज्म में कि जब भी किसी भी वर्क में किसी ऐसे हिस्टोरिकल पीरियड की बात की गई हो और उसमें कुछ ऐसी चीज़ दिखाई गई हो जो उस टाइम पे नहीं होती थी। जैसे एलिजाबेथन पीरियड में अगर मोबाइल दिखा दिया किसी भी वर्क में, तो वो एनाक्रोनिज्म का एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे शेक्सपियर का जूलियस सीजर वर्क है, इसमें एक क्लॉक को दिखाया गया है विच स्ट्राइक्स 3। तो अब क्लॉक जूलियस सीजर के टाइम में क्लॉक तो थी नहीं, पर इसमें शेक्सपियर ने जूलियस सीजर इस वर्क में क्लॉक को दिखाया है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया एनाक्रोनिज्म का। आई होप इट इज क्लियर। Next term we have is anaphora. Anaphora is the repetition of a word or phrase at the beginning of a series of sentences or clauses, usually creating a rhythmic effect. तो एनाफोरा में क्या होता है कि रिपीटेशन होता है किसी भी वर्ड का या किसी भी फ्रेज का आने वाली लाइनों में। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ये चार्ल्स डिकिंस के वर्क का एग्जाम्पल है। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। तो यहाँ पे ये वाली लाइन जो है वो रिपीट हो रही है आगे आने वाली लाइनों में। तो ये एग्जाम्पल हो गया एनाफोरा का। नेक्स्ट टर्म वी हैव इज एपोस्ट्रोफी.
अब अपॉस्ट्रोफी क्या होती है कि जब भी किसी भी वर्क में जो स्पीकर होता है वो किसी ऐसी चीज को एड्रेस कर रहा होता है जो या तो एब्सेंट होती है या डेड होती है या कोई भी नॉन लिविंग थिंग होती है, उससे बात कर रहा होता है, तो वो एपोस्ट्रोफी होती है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, रोमियो एंड जूलियट से एग्जाम्पल है एक। जूलियट जो है रोमियो के डैगर से बात करती है, तो अब डैगर जो है वो नॉन लिविंग थिंग है और जूलियट उससे बात करती है, तो ये एग्जाम्पल हो गया अपोस्ट्रोफी का। एक और एग्जाम्पल है अपोस्ट्रोफी का, जैसे जॉन डन की एक फेमस पोम है द सन राइजिंग। उसमें उसकी ओपनिंग लाइन है, बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन। अब उसमें जो स्पीकर होता है वो सन से बात करता है, सन को डांटता है, तो ये एग्जाम्पल हो गया अपोस्ट्रोफी का। नेक्स्ट टर्म वी हैव इज एजोनेंस। एजोनेंस में क्या होता है कि रिपीटिशन होता है सिमिलर वोवल साउंड्स का। It is a part of alliteration. Alliteration has two parts, assonance and consonance. Assonance में repetition होता है similar vowel sounds का, और consonance में repetition होता है similar consonant sounds का। कॉन्सोनेंट्स को हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। एजोनेंस को देखते हैं। एजोनेंस का एग्जांपल देखते हैं। एमिली डिकिंसन की पोम है एक, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। इसमें क्या होता है, इसमें ओ का रिपीटिशन हो रहा है, कुड नॉट स्टॉप फॉर, जैसे ओ एक सिमिलर वोवल साउंड है, उस वो रिपीट हो रहा है आगे आने वाली लाइन में, तो ये हो गया एग्जांपल एजोनेंस का। आई होप इट इज क्लियर। आगे आने वाली वीडियो में हम कुछ और लिटरेरी डिवाइसेस को देखेंगे। थैंक यू।